इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं नेचर हेवन होम। जब भी सोलन आए, नेचर हेवन में रुक कर जाएं। इस प्रोग्राम की सह प्रायोजक हैं स्काई सिक्योर। अपने वाहन में स्काई सिक्योर GPRS लगवाएं और चोरी की चिंता से मुक्ति पाएं। नमस्कार, क्या कहता है भारत के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करण। वादा के मुताबिक रात 9 बजे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने कार्यक्रम के साथ। हम उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता और ये जो चल रहा हफ्ता है ये बहुत अच्छा गुजरेगा। हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत नसीरुद्दीन शाह की उस वीडियो के साथ करना चाहते हैं जिसने पूरे भारत में और स्पेशली खास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर एक तरह की नई बहस को जन्म दे दिया है। जो उनकी ये वीडियो है उस पर उन्होंने बहुत अहम विषय के ऊपर अपनी बात रखी थी, मगर जिस तरह से उन्होंने बात रखी उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। पहले आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद आपको इस विषय के हर पहलू से हम अवगत कराएंगे। आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा, क्या कहना चाहते थे, उसका असर क्या हुआ, दक्षिणपंथी ताकतों ने इसे किस तरह से उठाया, इसका इशू कैसे क्रिएट हुआ और इस्लामोफोबिया के बारे में भी आज बात करेंगे। मगर सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, नसीरुद्दीन शाह उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे जो भारत में रहते हुए भारत में जो बोलने की आज़ादी है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए तालिबान का समर्थन कर रहे थे। तालिबान का जो उसकी तारीफ़ें हैं वो कर रहे थे भारत में रहते हुए। अब सवाल ये है, क्या तालिबान की तारीफ़ें करना सही है? क्या तालिबान की प्रशंसा ठीक है? ये वही तालिबान है, हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वही तालिबान है जिसके कारण ना जाने कितने बेगुनहगार लोगों को सजा हुई है, ना जाने कितने इतने लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया जिनका कोई भी क्राइम नहीं था, जिनका कोई भी गुनाह नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या नसीरुद्दीन शाह ने सही कहा या उन्होंने गलत कहा? कहीं ना कहीं जो उनका वक्तव्य था वो सही था, मगर जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, वो कहीं ना कहीं एक नई बहस को जन्म दे रहा है। वो कहीं ना कहीं एक नई जो बहस है उसको छेड़ रहा है। खासकर जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनको एक नया विषय मिल गया है मुस्लिम समाज को टारगेट करने का, जो भारत की माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट करने का। वो कह रहे हैं कि जो भारत की माइनॉरिटीज़ हैं उनको भारत का जो उदारवादी परंपरा है उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उनका जो सीधा सीधा इशारा था वो उन लोगों की तरफ था जो भारत में रहते हुए, भारत में बोलने की आज़ादी के कानून का सहारा लेते हुए तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वही तालिबान जो इतने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो ये लोग हैं ये क्यों समर्थन कर रहे हैं? जब हमने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो हमें मालूम चला कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं भारत में रहते हुए। नंबर 1 पॉइंट, उनका ये मानना है कि जो ये तालिबान है उन्होंने अफगानिस्तान को जो पश्चिमी देश है उसकी गुलामी से, उसके कहर से, उसकी क्रूरता से आज़ाद करवाया। मगर हमारा सवाल ये है, क्या ये ठीक है कि पश्चिमी देशों की जो क्रूरता है उसके बदले जो स्वदेशी क्रूरता है, यानी कि जो अफगानिस्तान का खुद का टेरर ग्रुप है यानी कि तालिबान, उसकी कट्टरपंथी या उसका जुल्म लोग सहेंगे? कहाँ तक ये सही है? जो लोग तारीफ कर रहे हैं उन्हें इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए।
आप लोग तो भारत में बैठकर उनकी तारीफें कर रहे हैं, मगर जो लोग सच में अफगानिस्तान में हैं, जो लोग सच में उनका जुल्म, उनकी ज़्यादतियाँ सह रहे हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा होगा, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, ये बहुत अहम है। जो दूसरा पॉइंट है कि लोग तालिबान का समर्थन भारत में रहते हुए क्यों कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों का ये मानना है कि जो तालिबान है वो इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़ रहा है, जो तालिबान है वो इस्लाम को ऊपर लेकर जाएगा, जो धर्म है उसको ऊपर लेकर जाएगा। मगर हमारा सवाल ये है कि क्या कोई धर्म ये कहता है कि किसी के साथ ज़्यादती की जाए, किसी के ऊपर जुल्म किया जाए? इसका जवाब कोई भी दे सकता है और जवाब है ना। तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर ये संदेश था नसीरुद्दीन शाह का, उन लोगों के लिए संदेश था जो भारत में रहते हुए भारत के कानूनों का एक तरह से आड़ लेते हुए, भारत में जो बोलने की आज़ादी है उसकी आड़ लेते हुए तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वही तालिबान जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। एक तरह से उन्होंने शुरुआत अच्छी की। उन्होंने शुरुआत में कहा कि वो लोग जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं भारत में रहते हुए, मगर जैसे जैसे वो अपने वक्तव्य में अपनी बात में आगे बढ़े, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे मुसलमान समुदाय को एक ही रंग में रंग दिया। और यही कारण है कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं इस विषय को लेकर। उन्होंने पूरे मुसलमान समुदाय को, यानी कि भारत के 20-22 करोड़ मुसलमानों को एक ही रंग में रंग दिया, एक ही ब्रश से पेंट कर दिया। उन्होंने उन्हें एक ही कटघरे में, एक ही जगह पर खड़ा कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं, कुछ चुनिंदा मुसलमान ऐसे हैं जो भारत में रहते हुए तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इतने बड़े अदाकार अपने शब्दों की संजीदगी है उसके साथ ऐसे खेलें, अपने शब्दों को इतने बुरे तरीके से चुनें। उन्होंने अपने वक्तव्य में पूरे मुसलमान समुदाय को टारगेट करके दक्षिणपंथी ताकतें, हम सब जानते हैं कि दक्षिणपंथी ताकतें कौन सी, इन ताकतों को एक विषय दे दिया है, एक इशू दे दिया है, जिसे वो भारत की माइनॉरिटी के ऊपर एक बार फिर से आक्रमण कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब आपके समुदाय के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं कि आत्ममंथन की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की ज़रूरत है, अब ऐसे में जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो नसीरुद्दीन शाह का इस वीडियो का हवाला देते हुए जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इनकी वीडियो को गौर से देखें तो आप ये आसानी से देख सकते हैं कि उनके कहने का मतलब कुछ और था, उसे परसीव किसी और तरह से किया गया। इसका कारण उनके शब्दों का चयन था। बहरहाल उसे परसीव किसी और तरह से किया गया और उसका जो असर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में, उन्होंने अपनी जो वीडियो है उसके अंदर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करने की कोशिश की, मगर शब्दों का ऐसा हेरफेर हुआ कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स तो बहुत दूर रह गई। इससे अल्पसंख्यक समुदाय एक तरह की समस्या में पड़ गया है, क्योंकि दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, हम सब जानते हैं ये ताकतें कौन सी हैं, वो इस विषय का सहारा लेते हुए इन मुसलमानों के ऊपर या माइनॉरिटीज़ के ऊपर आक्रमण कर रहा है शब्दों का। अब नसीरुद्दीन शाह एक बहुत मशहूर अदाकार है, एक ऐसे अदाकार हैं जिनके पास एक बहुत एक्सपीरियंस है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे अपने शब्दों को चुने। जब एक अदाकार बोलता नहीं है, डायलॉग डिलीवरी नहीं करता, तो उसके चेहरे के हाव भाव होते हैं, जो उसके चेहरे के शिकन होते हैं, चेहरे का एक छोटे से छोटा कण भी उसके विचारों को जनता के सामने रखता है। ऐसे में उम्मीद थी कि जब कोई अभिनेता, जब कोई अदाकार, नसीरुद्दीन शाह जैसा अदाकार बोलेगा तो वो बहुत सोच समझ कर बोलेगा कि उसके शब्दों का, उनके शब्दों का जो इम्पैक्ट है वो किसी एक समुदाय पर या देश के जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर क्या पड़ने वाला है। हम तो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी हो बेशक मेजॉरिटी हो, सबको ही प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। बहरहाल उन्होंने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में इस और इशारा भी किया कि जो भारतीय मुगलों का इतिहास है, जो मुगल शासकों का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं बर्बर रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा है। अब ऐसे में उनको अपने शब्दों का जो चयन है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि वो एक तरह से एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। बीते समय हमने देखा कि किस तरह से असम में 15 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई जब उन्होंने तालिबान के समर्थन में कुछ बातें कहीं सोशल मीडिया के ऊपर। अब इसका एक परिप्रेक्ष्य ये भी है, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, जब भारत सरकार खुद तालिबान से बातचीत कर रही है। हमने आपको अपने पिछले एडिशन में दिखाया था कि किस तरह से जो भारत के सरकार के नुमाइंदे हैं, जो दोहा में बातचीत हुई, हमने आपको इसके बारे में बताया था। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को और एक तरफ भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है वो तालिबान के नेताओं के साथ बात कर रहा है। अब ऐसे में एक चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि जो ये बातचीत थी वो इसलिए की गई थी कि जो भारत के कुछ लोग अभी भी अफ़गानिस्तान में हैं, जो अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी सुरक्षा को
उनकी सुरक्षा को मजबूती से आगे रखा जा सके। और दूसरी अहम बात ये थी कि अफगानिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ऐसे में दोनों सिचुएशंस को, दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया की भावना इससे बड़ी है। इस वीडियो से दक्षिणपंथी ताकतों को एक नया विषय मिल गया है, एक नया इशू मिल गया है। उनका जो टारगेट था वो कुछ लोग थे, वो 600, 1000, 500, 600 लोगों के ऊपर अपने शब्दों का टारगेट करना चाहते थे, जो भारत में रहते हुए अफगानिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। मगर जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने एक तरह से पूरे भारत की माइनॉरिटीज़ को, मुसलमान समुदाय को एक ही रंग में रंग दिया। अब ऐसे में हमारा सुझाव ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोग सुनते हैं, जिसकी बातों में वजन है, जब वो बोले तो लोग सुने, जब ऐसा कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है तो उन्हें अपने शब्दों के साथ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उन्हें उसे बहुत नातोल कर बोलना चाहिए और उस देखना चाहिए कि इसका आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर और जो देश के अलग अलग समुदाय हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, ऐसे में हर बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए कि कहीं आपकी बातों से कोई देश का ऐसा वर्ग ना हो जो अपमान महसूस करे, जो अपने आप को अलग थलग पड़ा महसूस करे। क्या कहता है भारत में? वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात कोरोना पर और वैक्सीनेशन पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हरियाणा भारत का प्रभावशाली राज्य, जहां कृषि के साथ अवसर को चुनौती है, औद्योगिक कार्यशीलता किसी निष्ठा से उभरा, प्रगति का एक और कदम अपने प्रदेशवासियों के लिए रिटेल जगत में नए उद्यमी एवं सभी स्तरों पर रोजगार और कारोबार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HAICL के द्वारा हर हिट स्टोर्स का शुभारंभ किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या कहता है भारत के साथ, मैं हूं करण। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की और वैक्सीनेशन की भी। हमें से कोई भी वो दौर नहीं भूला है जब भारत में कोरोना की दूसरी वेव अपने चरम पर थी, अपनी पीक पर थी। हमने देखा कि भारत में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में ICU बेड्स की कमी थी, ज़रूरी दवाइयों की कमी थी और ऐसे में इलाज के लिए जो हमारे पास बेसिक सुविधाएं हैं वो कैसे चरमरा चुकी थी। हम सब ने उस दौर को देखा है, हम सब उस दौर से गुजरे हैं। अब मौजूदा वक्त में देखने में ये आ रहा है कि जो कोरोना है वो एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। शुरुआत करते हैं भारत के कुछ आंकड़ों के साथ, फिर आपको विश्व के और देशों का हाल भी बताएंगे, बात वैक्सीनेशन तक भी करेंगे। अगर बात करें पिछले 24 घंटों में तो भारत में आए हैं 43,903 लोग जो थे वो कोरोना से ग्रसित हुए हैं पिछले 24 घंटों में, और 219 लोगों ने पिछले 24 घंटों में इस महामारी के चलते अपनी जान गंवाई है। और आपको बता दें कि भारत में अब कुल एक्टिव केस जो हैं वो हैं 4,04,874। अब ऐसे में आपको ये देखना चाहिए कि जो भारत के कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब भी हम जो अगर एवरेज देखें तो 40,000 केसेस की एवरेज डेली है और लगभग 200-250 लोग रोज अपनी जान गंवा रहे हैं इस महामारी के चलते। ऐसे में सावधानी अभी भी बरतना बहुत ज़रूरी है। बात अब वैक्सीनेशन की भी कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कुल 25,23,090 लोगों को वैक्सीन लगी है और जो कुल आंकड़ा है देश का वो है 68,75,41,762। लगभग 69 करोड़ लोगों को जो कोरोना की वैक्सीन है वो लग चुकी है। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन देने में रिकॉर्ड बनाया है, परंतु चिंता की बात ये है कुछ नए म्यूटेशंस हैं जो आ रहे हैं जिनके आगे कोरोना की जो वैक्सीन है वो नाकाफी साबित हो सकती है। पहले हम विश्व का कुछ हाल आपको बता देते हैं। हम बात करें विश्व की तो पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जापान में अभी हाल ही में ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, उसके बाद पैरालंपिक्स थे।
इन सब चीज़ों के कारण जापान में भी रिकॉर्ड संख्या में जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बात लॉकडाउन तक पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड में भी एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है जब से कुछ कोरोना के केस आए थे। अमेरिका में भी जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह है। रोज़ लाखों मामले आ रहे हैं और हज़ारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इजराइल, वो देश जिसने लगभग कोरोना के ऊपर काबू कर लिया था, उस देश में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। वहाँ पर भी देखने में आया है कि जो वैक्सीन्स हैं वो असर कम कर रही हैं न्यू म्यूटेशंस के खिलाफ, जो नए म्यूटेशंस आ रहे हैं उनके खिलाफ। डेल्टा वेरिएंट जो एक नया म्यूटेशन था कोविड-19 वायरस का, वो जिम्मेदार है इस नई लहर के लिए और भारत में भी चिंता जताई जा रही है तीसरी लहर की। ऐसे में हमने आज ये विषय क्यों चुना है आपके साथ बात करने के लिए, इसका कारण ये है जब हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि आम लोग, भारत के आम लोग लापरवाह हो चुके हैं। हमने देखा कि जब भारत में कोरोना के मामले गिरावट पर आए, लोग कैसे मनाली घूमने जा रहे थे, लोग कैसे पहाड़ों की तरफ अपना रुख कर रहे थे। और हमने इंटरव्यूज़ देखे कि जो वहाँ के ओनर्स हैं, होटल के मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो सीज़न भी नहीं है मगर फिर भी होटल्स में जो कमरे हैं वो भर चुके हैं सैलानियों से, टूरिस्ट से। अब ऐसे में जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी भी है, वो गया नहीं है। और WHO की हाल ही में चेतावनी आई है कि एक नया म्यूटेशन आया है जिसके आगे वैक्सीन्स भी नाकाफी साबित हो सकती हैं। अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक न्यूज़ चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पल पर आपको खबरदार करें, आपको बताते रहें कि आप कहाँ गलत हैं और आपको कहाँ पर और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब कई देशों ने, बात अमेरिका की करें और इजराइल, ये वो देश हैं, अमेरिका सोच रहा है बूस्टर डोज देने के बारे में, इजराइल ने तो बूस्टर डोज के ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। अमेरिका ने कहा है, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का बयान आया है कि हम बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन को इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। अब ऐसे में जब बात बूस्टर डोज पर पहुंच चुकी है तो आप और हम लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना वायरस जब फैलता है, जब इसकी एक नई लहर आती है, जब ये पीक तक पहुंचता है तो कैसे बेशक जितनी मर्जी मजबूत जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के पास हो, अमेरिका जैसा देश भी इसके सामने नहीं टिक पाया। अमेरिका जैसे देश ने भी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमराते हुए देखा है। और ये हमारे लिए एक सबक है कि आने वाले वक्त में जब त्योहारों का मौसम भी आने वाला है, शादियों का मौसम भी आने वाला है, अब ऐसे में ये आपकी, हमारी और देश के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर आए ना, अगर आए तो उतनी ज़्यादा संक्रामक ना हो और हमारे पास उससे लड़ने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात हों। अब ऐसे में जो गरीब मुल्क हैं, जो पुअर देश हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो पीपल्स वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बात की है इस बारे में कि जो देश हैं, जो गरीब देश हैं या जो अमीर देश हैं, स्पेसिफिकली जो अमीर देश हैं, उन्होंने वैक्सीन्स की एक बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर पहले ही कब्जा कर लिया है, पहले ही बुकिंग्स कर दी है। अब ऐसे में जो विश्व के गरीब मुल्क हैं जैसे कि अफ्रीका है या ऐसे ये जो मुल्क हैं जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है या जहाँ पर जो फाइनेंशियली ये कंट्रीज़ मजबूत नहीं है, ऐसी कंट्रीज़ अब डिमांड उठा रही हैं पीपल्स वैक्सीन की। एक ऐसी वैक्सीन जिसे कम खर्च में बनाया जा सके, हर देश में बनाया जा सके, ताकि हर देश को वैक्सीन की सप्लाई दी जा सके। ज़रूरत है एक ऐसे कॉरिडोर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां से वैक्सीन उन देशों तक पहुंचाई जाएं, उन देशों को वैक्सीन मुहैया करवाई जाए जो इसे नहीं खरीद पाई हैं, जो इसका इंतज़ाम अब तक नहीं कर पाई है। क्योंकि ये बात एक बहुत अहम है, विशेषज्ञ बता रहे हैं, जब तक विश्व की 70 से 80% आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती या उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, हम कोरोना वायरस को काबू नहीं कर सकते। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक बार हम इस संख्या को पार कर लेते हैं, 70-80% का जो ये परसेंटेज है इसको पार कर लेते हैं, उसके बाद कोरोना एक तरह का आम फ्लू बन जाएगा, जिसकी जो होगा तो उसकी दवाई हम ले सकते हैं, उसका जो इलाज है वो हमारे पास होगा। मगर उससे पहले हमें सावधानी बरतनी होगी। विश्व के जो हर देश है उसे अपनी आबादी को वैक्सीन देनी होगी। जब तक हम इस बीमारी को नियंत्रण में नहीं कर लेते, वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है। और भारत को भी दिसंबर तक लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का जो अपना लक्ष्य है उसे पूरा करना है। हमारी पैनी नज़र है अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी और कोरोना और वैक्सीनेशन पर भी।
जब भी इसमें कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ इसे साझा करते रहेंगे। क्या कहता है भारत में आज के लिए इतना ही। आप अपने विचार कमेंट्स में दे सकते हैं। कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और इजाज़त दें। कल फिर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।